सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो सही उत्तर होगा हरपाल सिंह। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 29 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया, किनके स्थान पे आए ये? तो रघु श्रीनिवासन के स्थान पे आए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगा, ध्यान में रखेंगे आप। पहले हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखना, 7 मई 1960। ये 1960 इसका ईयर 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और याद रखना ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब रोड है तो रोड मिनिस्ट्री मत कर देना, इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और इसका मोटो होता है श्रमण सर्वम सध्यम, यानी कि हर चीज मेहनत से हासिल की जा सकती है। एवरीथिंग अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, ये इसका मोटो होता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है अगर बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का विकास करना और उनका मेंटेन करना इसका मुख्य काम होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 2 कारण से काफी न्यूज में रहा था। एक तो 2025 की ही घटना है कि इसने लद्दाख के मिगला दर्रे में 19,400 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अभी अक्टूबर 2025 में ही पड़ा था। और इससे पहले भी इसने एक रिकॉर्ड बनाया था 2021 में, जब इन्होंने लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे में 19,024 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया था। और अभी 2025 में इसी रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया और कितनी ऊंची 19,400 फीट की ऊंचाई पर मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया। मोटर योग्य मतलब जहाँ पे गाड़ियां चल सकती है। ठीक है, ये तो बीआरओ की बात हो गई। अब कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये जो कलरफुल है ना, ये बिल्कुल रिसेंटली जो अपॉइंटेड है वो वाले नाम है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का भी अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया राकेश अग्रवाल को। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीर रंजन बने और आईटीबीपी के प्रवीण कुमार बने। एसएसबी के संजय सिंगल बने और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज दिया गया प्रवीण कुमार को, जो कि एक्चुअल में आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है। बाकी सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और एनसीसी के अपडेट करना, लास्ट टाइम मैंने पुराने वाले आपको बता दिए थे, तो ये अपडेट आप करेंगे। वीरेंद्र वत्स इसके नए डायरेक्टर जनरल बने थे अभी। और इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश शिवमणि, एनडीआरएफ के पीयूष आनंद, आरपीएफ की पहली महिला बनी थी सोनाली मिश्रा, होमगार्ड के एसबीके सिंह हैं, असम राइफल्स के विकास लखेरा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग। और ये हमारी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। नेवल चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी और आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, दिवस वाला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट डे है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 4 जनवरी को। हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाते हैं। 4 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुई ब्रेल, उनकी जयंती होती है 4 जनवरी को। पहली बार हमने इसको मनाना शुरू किया 2019 में, याद रखना। और ब्रेल लिपि क्या होता है? मतलब जो लोग देख नहीं सकते ना, वो इस लिपि की मदद से ऐसे टच करके, छू करके अक्षरों को पढ़ सकते हैं। मतलब उनके पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल होता है। इसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं जिनको ये टच करके सेंस करते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ है। मतलब एक सेल में 6 डॉट होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से कोड बना करके इनकी इस लिपि में इनको समझाया जाता है। ये होता है ब्रेल लिपि। मैंने अभी आपको बताया ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में आने वाला ये दिवस है। देखो वैसे तो बहुत सारे दिवस हमें पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे दिवस जो कभी एग्जाम में नहीं आए और बहुत से आ चुके हैं, तो उसमें से ये एक है। मैं आपको अभी रिसेंटली 2025 में एक एग्जाम में ही आया था, वो प्रश्न आपको बताता हूँ। ये बैंकिंग के एग्जाम में प्रश्न आया था और आप देख सकते हो प्रश्न देखने से कितना बड़ा लिख रहा है, लेकिन ऊपर केवल इसके बारे में जानकारी दे रखी है। असली बात लास्ट में पूछी हुई है कि पहली बार ब्रेल दिवस कब मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था ये आप जरूर याद रखना। 2019 में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अभी तक जनवरी में हम कौन कौन से दिवस मना चुके हैं? अभी तक एक ही दिवस मनाया था हमने, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। और डीआरडीओ ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था 1 जनवरी 1958 को उसकी स्थापना होती है। और जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था
कि डेज के आगे आप थीम भी दे दिया करिए। तो अब 2026 से जो भी डेज हम करेंगे उसकी थीम जो भी इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आगे लिख दिया करूंगा, और ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न, अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? तो आंसर होगा अभी 2026 को ही। तो अभी हमारी भारतीय सेना ने 2026 को इंग्लिश में बोलोगे तो ईयर ऑफ नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। तो ये जो पहल है ये कनेक्टिविटी, वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। एक लाइन में अगर आसान बोलचाल की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो 2026 में भारतीय सेना खुद को एक स्मार्ट और हाईटेक सेना बनाने पर पूरा जोर देगी। यहाँ डेटा और जानकारी, यहाँ डेटा यानी जानकारी और नेटवर्क ही सबसे बड़ा हथियार होगा। ये इसका कहने का मतलब हो गया। तो आपसे एग्जाम में मतलब नहीं पूछेंगे, आप तो सिंपल याद रखना है भारतीय सेना 2026 को किस रूप में मना रही है। तो ईयर ऑफ नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी। अब इसी तरह से हमने कई बार पढ़ा है कि 2026 को यूनाइटेड नेशन ने ये घोषित किया, नेवी ने ये घोषित किया, वो सारे मैं आपको अभी रिवाइज कराऊंगा एक साथ। लेकिन उससे पहले हम भारतीय सेना की चर्चा कर लेते हैं। भारतीय सेना के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1895 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इसकी स्थापना की थी। लेकिन इंडियन आर्मी डे याद रखना हम 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को पहले इंडियन आर्मी चीफ बने थे कौन? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। इसीलिए 15 जनवरी को मनाते हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। मोटो है सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। और वर्तमान में आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी और हमारे वाइस चीफ हैं पुष्पेंद्र सिंह, अभी नए बने थे इसी साल। और KM करियप्पा हमारे पहले आर्मी चीफ थे। तो ये तो बात हो गई इंडियन आर्मी की। अब देखो जिस तरह का हमारा प्रश्न था ना, उसी तरह के बहुत सारे ये करंट अफेयर्स के इसी से रिलेटेड प्रश्न अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। जैसे कि AICTE ने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में डिक्लेयर किया था। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। और यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। नेपाल ने भी 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया था। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म के रूप में घोषित किया था। भारत और स्पेन ने कहा कि वो 2026 को दोहरे वर्ष यानी संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष भी घोषित किया था। और UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया। इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया था। और यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये 2026 वाला आ गया अब, है ना। और अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया था। और आज जो हमने पढ़ा, भारतीय सेना ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्क एंड डेटा सेंट्रिसिटी के रूप में घोषित किया है। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, वरना मैं भूल जाऊंगा, कि इस साल से हमने वीकली करंट अफेयर्स का सेशन जो बहुत पहले हमने बंद कर दिया था उसको फिर से स्टार्ट कर दिया है। कल शाम को वीडियो अपलोड हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार जरूर से देखें, उसे एक रिवीजन वीडियो की तरह आप कंसीडर करें, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं। हर वीक के एंड में यानी कि संडे को वो वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा, उसकी क्विज भी आप लोगों को बना करके दूंगा अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का रेस्पॉन्स जानना चाहता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम जो ये वीकली वाला नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले भी हम चलाते थे लेकिन रेस्पॉन्स न मिलने के कारण उसे बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से हिम्मत करिए उसको स्टार्ट करने की। तो आप लोगों के व्यू में जानना चाहता हूं। तो पहले तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को वो पसंद आता है, आप लोग कंटिन्यू रहो, तो फिर मैं भी मेहनत करूं और हर संडे को आपके लिए ऐसा ही शानदार सेशन लेकर के आऊं। ठीक है, तो पहले इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप उसे देख लीजिएगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि ये पवित्र पिपरवा अवशेष क्या है। तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित प्राचीन कलाकृतियों का एक संग्रह है, कलेक्शन है।
जो कि 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरवा स्तूप के पास मिले थे। इनमें भगवान बुद्ध के अस्थि खंड, सोने के आभूषण, रत्न और बलुआ पत्थर के पात्र आदि शामिल हैं। इनमें एक पात्र पर ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख है जो कि इन अवशेषों को सीधे भगवान बुद्ध से जोड़ता है, जो बताते हैं कि इन्हें शाक्य वंश द्वारा रखा गया था। और एक्चुअली में इन सब की खोज एक ब्रिटिश इंजीनियर था, उसने की थी, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे राज करने वाली, और वो इन्हें खोज करके अपने साथ भारत से बाहर ले गया। और फिर अभी कुछ समय पहले हमने देखा जब ये हांगकांग में नीलामी के लिए सामने आए तो फिर हमें पता चला, फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया नीलाम वगैरह मत करो, हमें दे दो। और अब हम 127 सालों के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए इन्हें भारत वापस लेकर के आए हैं। और अभी इसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया मोदी जी ने, कहां पर, नई दिल्ली में। और इस प्रदर्शनी की थीम क्या है? द लाइट एंड द लोटस। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर नॉर्मली एग्जाम में आ जाते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लेकिन एक और यहाँ से फैक्ट बनता है करंट अफेयर्स में, उसके लिए अलग से प्रश्न नहीं करा रहा हूं, यहीं पे नोट डाल करके मैं आपको बता रहा हूं, वो आप ध्यान रख लो ऐसे ही, कि अभी जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा गांव में 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप और शहरी बस्ती के अवशेष मिले हैं, जो कि कुषाण काल के महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र का खुलासा करते हैं। कहां पर? जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी मैंने कहा गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट्स आप देख लो, कुछ प्रश्न है वन लाइनर। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म आप सभी जानते हो, लुम्बिनी, नेपाल। इन्हें याद रखना, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माँ का नाम माया देवी, पत्नी थी यशोधरा। और सिद्धार्थ के गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कहां हुई थी? कुशीनगर में। पहला उपदेश इनका कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। कहां पे दिया था? सारनाथ, यूपी में। और ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोधगया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे। और अभी बोधगया में ही भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में इनकी मूर्ति भी बनाई गई है। 100 फुट लंबी है, 30 फुट ऊंची है। और याद रखना, पहला बौद्ध परिषद, जिसे प्रथम बौद्ध संगति भी कहते हैं, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? राजगीर में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से प्रश्न है, इनसे संबंधित ध्यान होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो आंसर होगा इसका चाइना। तो अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें बताया कि भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश, राइस प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। तो चावल उत्पादन में भारत ने अभी चीन को पीछे छोड़ा है। और इस रिपोर्ट में बताया कि दिसंबर 2025 तक भारत में चावल उत्पादन कितना हुआ? 152 मिलियन मैट्रिक टन, जबकि चाइना में हुआ है 146 मिलियन मैट्रिक टन। और आपको बता दूं, दुनिया में चावल निर्यात में भारत का जो योगदान है वो 40% है चावल के एक्सपोर्ट में। और भारत में अगर बात करते हैं, भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसमें पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब होगा, फिर पश्चिम बंगाल, इस तरह से है। अच्छा, चावल से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखो, एक प्रश्न ये बन जाएगा आपका स्टैटिक, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये फिलीपींस में है। और भारत वाला कहां पर है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कटक, उड़ीसा में। गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला और उसे बैन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो फिलीपींस है। गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए की भरपूर मात्रा इसमें होती है। भारत का पहला राइस एटीएम पता है कहां पे लगा था? उड़ीसा में। और आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DRR100 कमला और पूसा DST1 को विकसित किया था। इनका संबंध है चावल से। वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पेन जीनोम बनाया है? तो आंसर होगा इसका चावल। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा असम। तो 8th स्टेट पे कमीशन, 8वां राज्य वेतन आयोग, ये गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। और ये घोषणा की है अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम के जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं सुभाष दास, उन्हीं को इस 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको पता है 2025 में ही केंद्र सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन, केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि जो 7वां सेंट्रल पे कमीशन है उसकी अवधि 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो गई। और इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व जो जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन प्रकाश देसाई, उनको सौंपी गई थी।
सेंट्रल पे कमीशन की थोड़ी सी बात करें तो ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं और जो पेंशनर्स होते हैं उनकी सैलरीज, अलाउंसेज और पेंशन का रिव्यू ये करती है और उसमें कुछ सुधार होता है तो उसका सुझाव भी देती है। आपको बता दूं जनवरी 1946 में श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में पहला वेतन आयोग गठित हुआ था और मई 1947 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तब से अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और अभी जो लास्ट वाला था 7वां केंद्रीय वेतन आयोग, उसके अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर। अब बात हमारी यहाँ पे असम की हो रही है तो असम भी ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में असम। कैपिटल इसके दिसपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक। वृक्ष है होलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। फल है काजी नीमू। लोक नृत्य में बात करेंगे बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस सत्रिया है। त्योहार में देखोगे तो बिहू महोत्सव होता है, वांचुआ महोत्सव होता है, बेखो उत्सव होता है। असम का जो 7वां नेशनल पार्क है वो है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। बाकी 6 कौन से हैं? रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। पता है भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। और भारत का सबसे लंबा पुल, नहीं ऐसे बोलो, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये लोहित नदी के ऊपर बना है। और असम से कुछ करंट अफेयर्स भी अगर आप पढ़ें तो देखो, तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि अभी 2025 में ही जो 25वां BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप ये भारत में हुआ था। भारत में भी कहा? असम के गुवाहाटी में। और ये दूसरी बार था जब भारत ने इसको होस्ट किया था। उसके अलावा असम में अभी ओरू नोडाई 3.0 योजना शुरू हुई थी। चराइचुंग महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। और इसी से याद रखना चराइचुंग पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपको मिलेगा असम में। असम में मुजाली द्वीप पर स्थित है ये। अभी 27वीं नवरत्न कंपनी बनी थी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, वो आपको मिलेगी असम में ही। प्रेरणा स्कीम भी यहाँ पर शुरू हुई थी। और अभी हमने पढ़ा देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये शुरू होने वाली है जो चलेगी असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया शुभंकर मैस्कॉट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा सांख्यिकी। तो अभी 1 जनवरी 2026 को ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया लोगो और नया मैस्कॉट शुभंकर लॉन्च किया है। अच्छा, पहले बात कर लें इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। तो इस नए लोगो और नए मैस्कॉट को लॉन्च करने का उद्देश्य है मंत्रालय की पहचान को आधुनिक रूप देना। तो इसका जो नया लोगो है आप देख सकते हो, आपके सामने लोगो का फोटो है। इसमें लिखा हुआ यहाँ पे डेटा फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए डेटा। इसी थीम पर ये लोगो बना है जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो। इसमें आप देखोगे तो सेंटर में अशोक चक्र है और उसके भी सेंटर में रुपये का चिन्ह है। और यहाँ पे इसके नीचे ये से बढ़ती हुई ग्रोथ बार को यहाँ पे दिखाया गया है। बार ग्राफ है और ये ग्रोथ करता हुआ है। और ऊपर वाले बाकी यहाँ पे सर्कल में आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए कुछ संबंधित सिंबल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसे इक्वल टू का साइन हो गया, सम का साइन हो गया, इस तरह से। और कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल हुआ है? तो भारतीय ध्वज में जो रंग होते हैं ना वही रंगों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। केसरिया रंग है, सफेद रंग है, हरा रंग हो गया, डार्क ब्लू रंग हो गया। जबकि मैस्कोट आप देखोगे तो ये मैस्कोट है, ये बच्ची लड़की है और इसका नाम दिया है सांख्यिकी। नाम हमें ध्यान रखना है। अच्छा, वैसे हमारा प्रश्न मैस्कोट के ऊपर था, शुभंकर, तो यहां से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट शुभंकर मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, ये सभी शुभंकर इंपॉर्टेंट है और आपके द्वारा पढ़े गए हैं। आप देखना आपको कौन कौन से चीजें याद है, बाकी मैं तो रिवाइज कराऊंगा इसे ही। जैसे 2025 में जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे ना उत्तराखंड में, उसका मैस्कोट था मौली। और 2025 में ही पहली बार जो खो खो वर्ल्ड कप हुए थे भारत ने होस्ट किया था, जिसका शुभंकर क्या था? तेजस और तारा, जो कि हिरण है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, उसका मैस्कॉट था उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करते हैं गोरैया चिड़िया को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो 7वां एडिशन हुआ था बिहार में, उसका मैस्कॉट था गज सिम्हा। और 2025 में जो 12वें नंबर के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, भारत में हुआ था, पहली बार भारत ने मेजबानी की थी, और उसका शुभंकर था विराज, जो कि एक
आर्टिफिशियल ब्लेड युक्त टांग वाला एक युवा हाथी था। उसके अलावा एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप हुआ था बिहार के राजगीर में। उसका मैस्कॉट अशोक है जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली बार हुए थे श्रीनगर की डल झील में। उसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। और 12वें नंबर के मेंस एशिया हॉकी कप हुए थे राजगीर बिहार में ही। उसका मैस्कॉट चांद है। 11वें एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भी भारत में हुआ था अहमदाबाद में। उसका मैस्कॉट था जलवीर। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार होंगे ये अभी फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ में होंगे। और इसका मैस्कॉट जरूर याद रखना, मोरवीर है इसका मैस्कॉट। ठीक है, अब देखा आपने सारे मैस्कॉट इंपॉर्टेंट है। अब सच सच बताना आपको सारे मैस्कॉट याद थे क्या? नहीं याद थे तो इससे आपको पता लगा कि रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इतना डीप और रिलेटेड रिवीजन आपको मिलेगा केवल क्रिक एग्जाम चैनल पे। इसके लिए मेहनत भी बहुत लगती है। आप देख सकते हैं इस तरह से सिस्टमेटिक सब कुछ अरेंज करना, वो सारी मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूं। बस आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। और जब मैं चीजों को बुलवा रहा हूं अगर वो चीजें आपको याद है तो मेरे साथ बोलते जाना है। देखो आप 1 जनवरी से मेरे साथ जुड़ रहे हो, चाहे पुराने स्टूडेंट्स हैं चाहे नए स्टूडेंट्स हैं। आप यूं मान के चलो अब ये नए साल में हम 1 जनवरी से जुड़ रहे हैं, तो अब हम रेगुलर रहेंगे। चाहे घर में शादी हो, कहीं जाना हो, कुछ भी हो, जिस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो आप कभी नहीं छोड़ सकते, जैसे नहाना, खाना, पीना, उसी तरह से यूं समझ लो ये वीडियो आपको देखना ही देखना है, किसी भी समय देखना है। तो बार बार जब चीजों को मैं आपको रिपीट कराता रहूंगा, रिवाइज करवाता रहूंगा, तो वो चीजें अपने आप आपको याद होने लगेंगी। और जब याद हो जाए तो फिर मेरे साथ बोलना चालू करना, और फिर आप देखना जादू, एग्जाम में बिना ऑप्शन देखे आप आंसर सही लगा के आओगे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका तमिलनाडु में। तो जल्लीकट्टू, ये जो जल्लीकट्टू का त्योहार है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे पोंगल त्योहार के तीसरे दिन, जिसे मट्टू पोंगल कहते हैं, उस दिन मनाया जाता है। क्या होता है इसमें? इसमें एक बेल को भीड़ में छोड़ देते हैं और जो प्रतिभागी होते हैं वो उसकी कुबड़ को, बेल की कुबड़ को पकड़ते हैं, उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ये 2000 साल से भी पुरानी परंपरा है जो कृषि, पशुधन पूजा और ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। जल्लीकट्टू जो ये शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कल्ली और कट्टू। कल्ली का मतलब होता है सिक्के और कट्टू मतलब हो गया बंधन। मतलब बैल के सींगों में सिक्कों की पोटली बांधी जाती है, जिन्हें प्रतिभागी जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। जो निकाल लेता है वो उसकी होती है। वैसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू खेल पे प्रतिबंध लगा दिया था। फिर इस खेल को तमिलनाडु एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 2017 के तहत अनुमति दी गई और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया। अच्छा, पशुओं से संबंधित 2-3 उत्सव आप और ध्यान में रखना। एक तो ये हो गया जल्लीकट्टू वाला, बेल को कंट्रोल करना होता है। एक होता है कंबाला, बाला ओबाला, ये है कंबाला। इसमें भैंसों की दौड़ होती है। कहां पर होता है ये? बंगलुरु कर्नाटक में होता है। एक गड़ीमई फेस्टिवल भी होता है, ये भी आपने सुना होगा। ये नेपाल में होता है, पशुओं की बलि देने के लिए ये जाना जाता है। और एक कनुमा उत्सव होता है, ये तेलंगाना में होता है, जानवरों की इसमें पूजा की जाती है। तो आज जो हमने पढ़ा वो जल्लीकट्टू महोत्सव है, वो मनाया जा रहा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपको लेकर के चलता हूँ, ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो कैपिटल इसकी चेन्नई होगी, है मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर है आर एन रवि। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो गया, पक्षी है एमरोल्ड डोग, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। यहाँ पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो गया। 2 यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिल ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है जो हमने आज पढ़ा। तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ और फेस्टिवल्स देखो यहाँ पे, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चिथिराई महोत्सव और हेताई अम्मान महोत्सव यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। तो ये सब ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रविंद्र कुमार अग्रवाल को। तो अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में रविंद्र कुमार अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? आशुतोष अग्निहोत्री का। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना इसकी होती है 1965 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अब हमने देखा नए सीएमडी रविंद्र कुमार अग्रवाल बन गए। काम क्या होता है इसका, क्या है ये? तो ये भारत सरकार की एक संस्था है जो
अनाज की खरीद, उसके स्टोरेज, भंडारण और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीबों तक खाद्यान्न यानी कि फूड ग्रेन पहुंचाने का काम करती है। अब वैसे आज एक अपॉइंटमेंट वाला स्टार्टिंग में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, लगभग 18 नियुक्तियां मैंने आपको रिवाइज कराई। बाकी ऑप्शन चलो मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। ऑप्शन में देखो नाम राजकुमार गोयल, याद है, मुख्य सूचना आयुक्त बने थे अभी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। संजय गर्ग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे। और टीसीए कल्याणी तो आपको याद होगा ही सही, महालेखा नियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी थी, 29 नंबर की है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी किसने किया? तो आंसर होगा इसका चाइना ने। तो YJ-20 ये एक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और अभी इसका सफल परीक्षण किया है चाइना ने। इसे टाइप 055 विध्वंसक जहाज वुशी से लॉन्च किया चाइना ने और ये एक एंटी शिप मिसाइल है, मतलब ये एक शिप के ऊपर ही गिरी और उसे तबाह कर दिया। शिप से ही लॉन्च किया, शिप को ही तबाह कर दिया। और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का क्या मतलब हो गया? इसकी जो स्पीड है वो 5 मैक से ज्यादा होती है। 5 मैक मतलब, देखो मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड के 5 गुना से भी ये ज्यादा स्पीड इसकी है, ये मतलब हो गया इसका। और ये जो YJ-20 है ना, इसी का दूसरा नाम है ईगल स्ट्राइक 20, इसी का दूसरा नाम है। अच्छा, हाइपरसोनिक से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, ये प्रश्न तो मैं आप ही से पूछूंगा, बताना पड़ेगा आपको। भारत ने अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, एक हमारी पहली, आप कह सकते हो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी। तो हमारी उस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? नाम मैं जानना चाहता हूं, नाम बताओ, नाम क्या है? ये आपके लिए अच्छा वाला इंपॉर्टेंट होमवर्क प्रश्न है। बाकी चाइना की यहाँ पे बात हो रही है तो चाइना आपको लेकर के चलता हूँ, ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है और बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय मिलेगा। करेंसी होती है रेनमिनबी, करेंसी रेनमिनबी है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और याद रखना, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? यांगतीसी नदी, ये आपको चाइना में मिलेगी। चाइना का एक शहर है शंघाई शहर, वो इसी के किनारे है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को कहते हैं, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आ जाता है कई बार एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और हाँ, अब वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से काम कर दिया है, अब आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आना बाकी है। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के रेस्पॉन्स का। अच्छा लगे तो उसे आगे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसे अच्छा रेस्पॉन्स मिले तो हम उस पर और भी मेहनत करें और कंटिन्यू रख सकें। बाकी अभी इन सभी प्रश्न की आप क्विज लगाते रहिए। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स ये अभी किसने लागू किया? तो यूरोपियन यूनियन। फिर पूछा, पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए संगम कुमार साहू। और 2026 में G7 समिट को होस्ट करेगा फ्रांस। किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो बिहार। और भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये कहाँ शुरू होगी? गुवाहाटी और हावड़ा के बीच। गान नगाई उत्सव मनाया गया मणिपुर। किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया? पेरू। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बन गए सोजर्ड मरीजने। और 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको पूरे 9 वर्ष हो गए। और आखिरी प्रश्न था, कुशावती किस राज्य का नवीनतम जिला बनेगा? तो आंसर होगा गोवा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर कल आपसे पूछा था, पीएम मोदी ने कहां पर नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।